नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से। हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक समिति ने लघु सीमित दायित्व भागीदारी यानी एलएलपी के निर्माण का सुझाव दिया है। एलएलपी की नई श्रेणी में लघु सीमित दायित्व भागीदारी की अनुशंसा की गई है। इसके अंतर्गत अपेक्षाकृत निम्न अनुपालन शुल्क और दंड का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के गैर अपराधीकरण पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। आपको बता दें कि ये कदम उद्यमियों के लिए विधायी ढांचे को और अधिक अनुकूल बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत था। इस कदम से कॉरपोरेट्स और उसके हितधारकों के लिए जीवन यापन में सुगमता सुनिश्चित होगी। ये लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि ये अनुपालन की लागत को कम करेगा। आइए अब एलएलपी के बारे में जानते हैं। ये एक वैकल्पिक कॉरपोरेट व्यवसाय साधन है जो एक कंपनी को सीमित दायित्व का लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा ये कंपनी के सदस्यों को सहमति के आधार पर अपने आंतरिक प्रबंधन को व्यवस्थित करने की सुविधा भी देता है, जैसा कि एक साझेदारी फर्म में होता है। एलएलपी सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। एलएलपी एक अलग विधिक इकाई है। ये अपनी परिसंपत्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, लेकिन भागीदारों का दायित्व एलएलपी में उनके द्वारा सहमत योगदान तक सीमित है। जहां तक सिविल मामलों का संबंध है, ये भागीदारों की देयता को सीमित करता है। ऐसी साझेदारी में भागीदारों को दूसरे के कदाचार या लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। आइए अब समिति की अन्य मुख्य अनुशंसाओं को जानते हैं। एलएलपी अधिनियम के गौण और तकनीकी उल्लंघनों से संबंधित अपराधों का गैर अपराधीकरण करना। इससे पहले सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के 51 प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघनों को गैर अपराधीकृत घोषित कर दिया था। कानून में एलएलपी के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों को शामिल करके इसके अभिशासन में सुधार किया जा सकता है। एलएलपी में अपने उधार संबंधी निर्णयों में अधिक लचीलापन होना चाहिए। वर्तमान में एलएलपी को ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं है। अगली खबर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अमेजन वेब सर्विसेज एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करेंगे। अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से माइटी क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने और नए वैज्ञानिक अन्वेषणों को सक्षम करने के लिए इस प्रयोगशाला की स्थापना करेगी। ये प्रयोगशाला सरकार के मंत्रालयों और विभागों, वैज्ञानिकों आदि को सेवा के रूप में क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधाओं की आपूर्ति करेगी। विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी को सक्षम करेगी। समस्याओं और अवसरों की त्वरित पहचान में सहायता करने के साथ साथ कम जोखिम वाले परिवेश में विश्व की वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए परीक्षण करेगी। दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। ये क्वांटम स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करती है। क्लासिकल कंप्यूटर एक बाइनरी प्रारूप में सूचनाओं को संसाधित करता है, जिन्हें बिट्स कहा जाता है। बिट्स या तो 0 या 1 को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर 0 या 1 अथवा एक समय में दोनों के रूप में सूचनाओं के कूट लेखन यानी कोडिंग के लिए क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स का उपयोग करता है। वे क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे सुपर इम्पोजिशन और एंटेंगलमेंट। भारत के पास अभी तक कोई क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। बजट 2020-21 में क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सुपरपोजिशन यानी प्रत्येक क्यूबिट्स एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। एंटेंगलमेंट का अर्थ है एक सुपरपोजिशन में क्यूबिट्स को एक दूसरे के साथ सहसंबंधित किया जा सकता है, यानी एक की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से अपनी नई नीति को निरस्त करने का निर्देश दिया है। माइटी ने कहा है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप द्वारा संवेदनशील जानकारियों का संग्रह भारतीय नागरिकों को सुरक्षा जोखिमों के प्रति सुभेद्य बनाता है। इससे पहले व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं को सूचित किया था कि ये व्यावसायिक अकाउंट्स के साथ उनकी बातचीत से मेटा डेटा एकत्र करेगा
और उन्हें अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ साझा करेगा। प्रस्तावित नीति उपयोगकर्ताओं के लिए अब उन विकल्पों को अनिवार्य रूप से समाप्त कर देती है जो अब तक उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा को फेसबुक के स्वामित्व वाले अन्य एवं तृतीय पक्ष ऐप के साथ साझा नहीं करने के लिए उपलब्ध थे। माइटी द्वारा इस पर उठाई गई आपत्ति ये है कि इस तरह के कदम उठाने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि संसद पहले ही वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक का परीक्षण कर रही है। वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उपाय करने का प्रयास करता है। ये इस प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए एक रूपरेखा निर्मित करता है। साथ ही इस उद्देश्य के लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण भी स्थापित करता है। ये मुद्दा भी उठाया गया है कि व्हाट्सएप भारत और यूरोपीय संघ में अपने उपयोगकर्ताओं के साथ विभेदित व्यवहार करता है। यूरोपियन यूनियन में व्हाट्सएप फेसबुक के साथ डेटा साझा नहीं करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है, क्योंकि ये सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के प्रावधानों का उल्लंघन है। ये विनियमन डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर यूरोपीय संघ के कानून में शामिल है। गोपनीयता और सहमति के सिद्धांतों को महत्व दिया जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को पुट्टास्वामीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय ने निजता को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया है। कंपनी का या सभी कुछ या कुछ भी नहीं दृष्टिकोण आपत्तिजनक है, क्योंकि यह भारतीय उपयोगकर्ताओं को किसी भी सार्थक विकल्प से वंचित करता है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी की है। आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों यानी डीएसआईबी के रूप में बनाए रखा है। डीएसआईबी का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। आपको बता दें कि इनके विफल होने से अर्थव्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुंच सकती है, जिसे टू बिग टू फेल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 के डीएसआईबी फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई को प्रतिवर्ष डीएसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नाम जारी करने होते हैं। दरअसल डीएसआईबी ये दर्शाता है कि कुछ बैंक अपने आकार, क्षेत्राधिकार से परे गतिविधियों, जटिलता और विकल्प की कमी, घरेलू या वैश्विक परस्पर संबंध के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 2% से अधिक है, उन्हें इस समूह का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वर्ष 2010 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने अनुशंसा की थी कि सभी सदस्य देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम को कम करने के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने वर्ष 2011 में वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। बीसीबीएस ने सभी सदस्य देशों को डीएसआईबी से संबद्ध मामलों के निपटान के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता व्यक्त की थी। ये गहन पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं, क्योंकि ऐसे बैंक की विफलता बैंकिंग प्रणाली और समग्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। ये इसे भी इंगित करता है कि संकट की स्थिति में सरकार द्वारा इन बैंकों की अवश्य सहायता करनी चाहिए। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच वैक्सीन के प्रति असमंजस और कोविन बग नाशक कोविड-19 टीकाकरण अभियान। टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद टीके को लेने में विलंब या टीकाकरण को अस्वीकार करना वैक्सीन हेजिटेंसी कहलाता है, यानी वैक्सीन के प्रति असमंजस। वैक्सीन हेजिटेंसी जटिल और संदर्भ विशिष्ट स्थिति होती है, जो समय, स्थान एवं टीकों के अनुसार अलग अलग होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन हेजिटेंसी को वर्ष 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में घोषित किया है। इसके लिए उत्तरदायी कारण हो सकते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक कारक, जैसे पिछले टीकाकरण का अनुभव, स्वास्थ्य प्रणाली और प्रदाताओं की विश्वसनीयता संबंधी मुद्दे आदि। इसके अलावा संदर्भगत प्रभाव, जैसे संचार और मीडिया, धर्म या संस्कृति या लिंग या सामाजिक आर्थिक प्रभाव आदि। इसके अलावा किसी भी टीके विषयक मुद्दे से जुड़े जोखिम, लाभ या उपयोग का तरीका भी शामिल है। कोविड-19 के मामले में वैक्सीन हेजिटेंसी के मुख्य कारण इस तरह से हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का उद्देश्य सामान्य तैयार की जाने वाली वैक्सीन की तुलना में अतिशीघ्र वैक्सीन तैयार करना है। भारत में प्रयोग किए जा रहे 2 टीकों के नैदानिक परीक्षण की कमी जैसी अनुचित चिंताएं कोविन प्लेटफॉर्म, जिसे भारत में वृहद पैमाने पर टीकाकरण अभियान की सहायता के लिए निर्मित किया गया है, राज्यों में तकनीकी व्यवधानों का सामना कर रहा है।
कोविन प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वामित्वाधीन है। कोविन भारत के कोविड-19 प्रतिरक्षण कार्यक्रम का बिंदुवार विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें लाभार्थियों का पंजीकरण करना, टीकाकरण केंद्र आवंटित करना आदि शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। ऋण जीडीपी अनुपात। भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 56% है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ये सीमा 150 से 200% के अंतर्गत आती है। ऋण जीडीपी अनुपात आर्थिक उछाल की अवधि के दौरान बढ़ता है और आर्थिक मंदी के दौरान इसमें कमी आती है। ऋण जीडीपी अंतराल एक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक ऋण वृद्धि एवं संकट के पूर्व लक्षण के रूप में विस्तृत प्रणालीगत जोखिम को इंगित करता है। बेसल 3 के अंतर्गत ऋण जीडीपी अनुपात और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के बीच अंतर का उपयोग काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स यानी CCCB के निर्माण के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में किया जाता है। CCCB का उद्देश्य प्रणालीगत जोखिमों की शुरुआत के विरुद्ध बैंकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। भूसंपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 यानी रेरा 2016। इस अधिनियम द्वारा एक क्षेत्रीय विनियामक तंत्र का संचालन प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के उपभोक्ताओं के लिए बाजार में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यों को अन्य संबंधित मुद्दों के साथ साथ भूमि या उस पर अधिकार, भूमि विकास, कृषि उधार और उपनिवेशन पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा रेरा को अनुबंध व संपत्ति के हस्तांतरण जैसे मामलों से निपटने के लिए समवर्ती सूची के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग के अधीन अधिनियमित किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 254 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियमित केंद्रीय विधि राज्य कानूनों पर प्रभावी होगी। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के लिए गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक अनुकूल बेहतर पारितंत्र विकसित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि देश में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की संरचना की बात करें तो इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके पदेन सदस्यों में संबंधित मंत्रालयों या विभागों या संगठनों द्वारा नामित व्यक्ति जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे का पद धारण न करता हो, और गैर आधिकारिक सदस्यों में विभिन्न श्रेणियों से सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक केंद्र सरकार द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए मनोनीत किए जाएंगे। वैक्सीन कूटनीति। भारत अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदार राष्ट्रों को देश में निर्मित कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करके आधिकारिक तौर पर अपनी वैक्सीन कूटनीति प्रारंभ करेगा। भूटान और मालदीव वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देश होंगे। इनके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स हैं। वैक्सीन कूटनीति वैश्विक स्वास्थ्य नीति की वो शाखा है जो वैक्सीन के उपयोग या वितरण पर निर्भर करती है। वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति संगठन की एक प्रणाली तथा संचार और वार्ता प्रक्रियाओं दोनों को संदर्भित करती है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य और इसके निर्धारकों के क्षेत्र में वैश्विक नीति परिवेश को आकार प्रदान करती है। पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेताजी वर्ष 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। वर्ष 1939 में बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट को संगठित करने के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। इसका लक्ष्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। वर्ष 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था।
उनकी माता का नाम गुजरी था और पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। जब वे 9 वर्ष के थे तो औरंगजेब ने उनके पिता की इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर हत्या कर दी थी। तब से वे सिखों के संरक्षक बन गए थे। वे फारसी, अरबी, संस्कृत और पंजाबी भाषा के ज्ञाता और दशम ग्रंथ के लेखक थे। 1699 ईस्वी में उन्होंने 5 ककार आधारित संगठन खालसा को संस्थागत किया, जो है केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। 1708 ईस्वी में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम सिख गुरु के रूप में घोषित किया था। सोमनाथ मंदिर। भारत के प्रधानमंत्री को सोमनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के निकट प्रभास पाटन में अवस्थित है। ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। वर्तमान मंदिर को हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में पुनर्निर्मित किया गया है। मई 1951 में इसे वल्लभ भाई पटेल द्वारा पूर्ण करवाया गया था। ये स्थल कपिला, हिरन और सरस्वती का त्रिवेणी संगम माना जाता है। गुरु जाडा अप्पा राव, ये एक तेलुगु कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने लैंगिक समानता के समर्थन में और जाति एवं सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध लेखन कार्य किया था। उनकी प्रमुख कृतियों में कन्या सुलकम, देशामुणु, प्रमिनच्चुमन्ना, कोडुभट्टियम, बिलहणीयम, पेड्डा मसीडू, मी पेरेमिति, उथाडी बोम्मा पूर्णिमा आदि शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।